हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रेड यूनियन एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि जो रजिस्ट्रेशन का कंक्लूसिव प्रूफ होता, मतलब जो किसी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका वो कंक्लूसिव प्रूफ है, वो किस चीज को देख के करेंगे। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसी को देख के हम ये मतलब इसको कंक्लूसिव प्रूफ मानेंगे कि ये रजिस्टर्ड हुआ है ट्रेड यूनियन। तो ये जो चीज मेंशन की है सेक्शन 9 में मेंशन की गई थी। इसमें लिखा था एज पर सेक्शन 9 वंस ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड, एक बार रजिस्टर्ड हो गया है, द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच सर्व्स एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इट्स लीगल स्टेटस। तो इसके लीगल स्टेटस को वो कंक्लूसिव प्रूफ बताता है कि हाँ ये रजिस्टर्ड हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ अ ट्रेड यूनियन इज फाउंड टू हैव ऑब्टेन इट्स रजिस्ट्रेशन इज फ्रॉड। अब अगर मालूम पड़ा, रजिस्ट्रार को पता पड़ता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है ट्रेड यूनियन का ये फ्रॉड हुआ है, इसमें मतलब धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, तो फिर क्या होगा? तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो रजिस्ट्रार पंजीकरण रद्द कर सकता है। ठीक है, तो ये दिया है सेक्शन 10 क्लॉज बी में दिया गया है कि एज पर सेक्शन 10 बी इफ अ ट्रेड यूनियन ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक, फ्रॉड के थ्रू लिया है या कोई मिस्टेक हुई है उसके द्वारा लिया गया है रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार हैज द पावर टू कैंसिल इट्स रजिस्ट्रेशन आफ्टर प्रॉपर नोटिस। तो प्रॉपर नोटिस देने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। अंडर विच कंडीशन कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बी कैंसल्ड। अब किस परिस्थिति में ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है? ठीक है, तो ये इफ द यूनियन एक्ट्स अगेंस्ट इट्स ऑब्जेक्टिव। अब जिस जो ट्रेड यूनियन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है ना, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है और उस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। As per section 10, if a trade union acts contrary to its declared objectives, जो उसने डिक्लेयर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त उसने ऑब्जेक्टिव्स बताए होंगे कि ये ऑब्जेक्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो उसके थे है ना, तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, कॉन्ट्रेरी काम कर रहा है, द रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू कैंसिल इट्स रजिस्ट्रेशन। तो एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जाके कर रहा है, या फिर उस दूसरा एक इस तरीके से था 10 क्लॉज बी में हमने देखा था कि अगर उसने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड मिस्टेक के थ्रू लिया है तो भी कैंसिल किया जा सकता है। What is mandatory for the registrar before cancelling the registration of trade union under the Trade Union Act? अब रजिस्ट्रार अगर कैंसिल कर रहा है रजिस्ट्रेशन तो उसको पहले क्या करना होगा, मतलब क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो उसको सबसे पहले नोटिस देना होगा ट्रेड यूनियन को। तो ट्रेड यूनियन को गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू द ट्रेड यूनियन, ये इन्फॉर्म करना होगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे थे। As per section 10, the registrar must issue a show cause notice to the trade union. इसको क्या करेगा? नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस की तुम कारण बताओ, हम इसको कैंसिल क्यों ना करें, है ना। मतलब सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक बार कि वो प्रूफ रखे, अपना पक्ष रखे बिफोर कैंसिलिंग इस रजिस्ट्रेशन, अलाउइंग इट्स टू प्रेजेंट इट्स केस। तो उसका केस वो प्रेजेंट करे, इसलिए उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ अ ट्रेड यूनियंस रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। अब अगर ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर दिया गया तो क्या होगा? तो द ट्रेड यूनियन कैन नॉट क्लेम लीगल राइट, तो अब उसका लीगल राइट नहीं रहेगा। तो एज पर सेक्शन 15, इफ अ ट्रेड यूनियंस रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड it cannot claim any legal rights and its assets may be legally distributed, है ना, तो ये इसको क्लेम नहीं कर सकते और उसकी संपत्ति को भी क्या है वो लीगली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। Where can an appeal be made against the refusal of registration or cancellation of trade यूनियन सर्टिफिकेट? अब अगर कैंसिल हो गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, जो ट्रेड यूनियन है वो कैंसिल कर दिया गया है उसका रजिस्ट्रेशन, तो फिर उसके ऐसे जो कैंसिल हुआ है उसको रिफ्यूज कराने के लिए अपील कहाँ होगी? ठीक है, तो इसकी अपील हाई कोर्ट में की जाती है। तो सेक्शन 11 में इसके बारे में बोला गया है
कि एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 इफ अ पर्सन इज एग्रीड बाय द रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सर्टिफिकेट, मतलब या तो उसका रजिस्टर करने से मना कर दिया गया है इसलिए अपील कर रहा है वो, या फिर रजिस्ट्रेशन तो हो गया था फिर इसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में वो अगर ऐसे अपील करना चाहता है तो वो हाई कोर्ट को करेगा। इफ द ट्रेड यूनियंस हेड ऑफिस इज इन द प्रेसिडेंसी टाउन, otherwise they can appeal to the civil court appointed by the government के अगर हाँ हाई कोर्ट उस केस में करना है जब वो उसका हेड ऑफिस जो है प्रेसिडेंसी टाउन में है, ठीक है। तो अगर वहां पर उसका जो हेड ऑफिस है और अगर अदर देन जो है वो सिविल कोर्ट में अपील कर सकता है जो गवर्नमेंट ने सिविल कोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा ये देख लीजिएगा, अगर मतलब करेक्शन है कि अगर प्रेसिडेंसी टाउन में है और अगर कैंसलेशन है रजिस्ट्रेशन है और अपील करना है, ठीक है, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट में करेंगे। और अगर अदर देन प्रेसिडेंसी टाउन है तो फिर हम जो सिविल कोर्ट है उसमें करेंगे। जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सिविल कोर्ट की पर्टिकुलर इस एरिया के लिए ये काम करेगा, तो ऐसे कोर्ट में वो करेंगे। व्हाट प्रोसीजर डज द अपीलेट कोर्ट फॉलो व्हाइल डिसाइडिंग ट्रेड यूनियन अपील, ठीक है। तो अब कोर्ट जो प्रोसीजर फॉलो करेगी वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, तो सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पूरी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। As per section 11 subsection 3, the appellate court will follow the same procedure as in the trial of suit under the CPC. CPC के अंतर्गत जो ट्रायल किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉलो करेगा। If an appeal of trade union is dismissed, where can the final appeal be made? अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी सिविल कोर्ट में फाइल की थी अपील, अब वो डिसमिस कर दी गई है, तो अब अगर उससे कोई एग्रीव्ड है अगर कोई पर्सन, तो वो अपील कहाँ, फाइनल अपील कहाँ करेगा, तो वो फाइनल अपील हाई कोर्ट में करेगा। एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 4, इफ एन अपीलेट कोर्ट डिसमिसेस एन अपील को डिसमिस कर दिया है उसने, ठीक है, अस्वीकार कर दिया है, द एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल अ फाइनल अपील इन द हाई कोर्ट। To which address should all communication and notice be sent for a registered trade union? मतलब जो रजिस्टर कर लिया गया है ट्रेड यूनियन, अब उससे रिलेटेड अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है, नोटिस भेजना है, तो वो किस पते पे भेजा जाएगा, तो वो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे भेजा जाएगा। तो एज पर सेक्शन 12 ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस शुड बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही भेजा जाएगा। सेक्शन 12 में ये मेंशन किया गया। इफ द हेड ऑफिस एड्रेस ऑफ ट्रेड यूनियन चेंजेस, अगर ट्रेड ऑफिस जो जब रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो एड्रेस दिया था, ठीक है, वो हेड ऑफिस अब चेंज कर दिया गया है, तो कितने दिनों में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा, तो ये 14 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। तो एज पर सेक्शन 12 अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मस्ट नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ एनी चेंज इन द हेड ऑफिस एड्रेस विद इन 14 days। नेक्स्ट है व्हाट लीगल स्टेटस डज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑब्टेन, अब रजिस्टर्ड हो जाता है जो ट्रेड यूनियन, तो उसका क्या लीगल स्टेटस होता है ये पूछा गया है। तो ये कॉर्पोरेट एंटिटी बन जाती है एक तरीके से, है ना, तो एक कॉर्पोरेट एंटिटी ये लीगल स्टेटस होगा। तो एज पर सेक्शन 13 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बिकम्स अ कॉर्पोरेट एंटिटी, रजिस्ट्रेशन के बाद ये कॉर्पोरेट एंटिटी का रूप ले लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैव, अब क्या उसके पास राइट है जो रजिस्टर्ड कर लिया ट्रेड यूनियन, है ना, तो रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन है उसका राइट क्या होगा, तो वो सब अपने नाम से, मतलब राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, तब लीगल स्टेटस हो गया, कॉर्पोरेट एंटिटी हो गई है, तो वो अपने नाम से मतलब ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है, और उसको बनाए रख सकता है अपने पास। एज पर सेक्शन 13 a registered trade union can acquire and hold property, which of the following act does not apply to a registered trade union under section 14, सेक्शन 14 के अंतर्गत कौन सा
जो एक्ट है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होगा। तो कंपनीज एक्ट 19, क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी तो बोला है, और कॉर्पोरेट एंटिटी पर जो कंपनीज वगैरह है उन पर कंपनीज एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, फिर भी वो उसको एज अ लीगल स्टेटस उसका कॉर्पोरेट एंटिटी का है, लेकिन वहाँ पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा उस पर। ठीक है, उस पर यहाँ ये जो एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग गवर्न होगा वो। एज पर सेक्शन 14 द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो कौन कौन से एक्ट नहीं लगेंगे? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और कंपनीज एक्ट, ये तीनों एक्ट उस पर लागू नहीं होंगे। दिस इंश्योर दैट ट्रेड यूनियन आर गवर्न बाय देयर ओन एक्ट, क्योंकि उनका खुद का एक बना हुआ ट्रेड यूनियन एक्ट, इससे गवर्न होगा वो, नॉट बाय कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉज। According to Section 11 of the Trade Union Act, where can an appeal be filed if the registrar refuses to register trade union? ठीक है, तो यहाँ पे ये कि अगर प्रेसिडेंसी वो है तो यहाँ पर हाई कोर्ट में किया जाएगा, और फाइनल अगर अपील करनी है, जैसे डिसमिस कर दी अपील करिए, तो भी हाई कोर्ट में जाएगा, है ना। सिविल कोर्ट में सूट फाइल होगा और वो डिसमिस हो जाती है, अगर अपीलेट कोर्ट मना कर देता तो फाइनल हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो इन द हाई कोर्ट और कोर्ट अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, तो वो ये हाई कोर्ट किस केस में? प्रेसिडेंसी टाउन में अगर हेड ऑफिस है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किया सिविल कोर्ट जो आएगा वो अदर देन प्रेसिडेंसी जो होगा उसके लिए होगा। तो as per section 11 subsection 1 of the trade union act, if the registrar refuses to register a trade union, the aggrieved person can file an appeal in the high court if the trade union head office in the presidency town में है अगर, ठीक है, तो वहाँ हाई कोर्ट में, और अगर इन अ कोर्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इफ द हेड ऑफिस इज इन अदर एरिया। अब अदर एरिया में है हेड ऑफिस, तो फिर जो गवर्नमेंट ने जो भी सिविल कोर्ट अपॉइंट किया होगा, कोर्ट अपॉइंटेड बाय द, मतलब पर्टिकुलर ये नहीं दिया है कि कौन सा कोर्ट है, बस गवर्नमेंट ने जो उस वक्त नोटिफाई कर रखा होगा, नोटिफिकेशन में बोल रखा है, तो उस हिसाब से किया जाएगा। What power does the appellate court have under section 11 subsection 2 of the Trade Union Act? तो उसके पास ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास कौन सी पावर है, ये पूछा गया। अपीलेट कोर्ट के पास क्या है, तो क्या कर सकता है? इट कैन डिसमिस द अपील और ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, वो अपील को खारिज कर सकता है और रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकता है। अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 द अपीलेट कोर्ट हैज द पावर टू डिसमिस द अपील, या तो अपील को डिसमिस कर दे इफ इट फाइंड्स द रजिस्टर्ड डिसीजन इज जस्टिफाइड, अगर लगता है कि सही है न्यायोचित है उसका डिसीजन रजिस्ट्रार का, तो वो अपील को डिसमिस कर दे, या फिर ऑर्डर द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन, या तो बोलेगा कि उसको ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर लो और सर्टिफिकेट इशू कर दे अगर अपील वैलिड है तो। Under section 12, what is required if a trade union changes its registered office? अगर उसने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया तो उसको 14 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होगा। As per section 12, if a trade union changes its registered office, it must notify the registrar in writing within 14 days. The new address will be recorded under section 8. सेक्शन 8 के तहत ये नया एड्रेस को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देंगे तो। ठीक है, फिर है व्हाट लीगल स्टेटस डज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैव अंडर सेक्शन 13। ठीक है, तो ये एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाता है, कॉर्पोरेट एंटिटी का रूप ले लेता है ना, तो विद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब उसका स्थायी उत्तराधिकार हो जाता है। अंडर सेक्शन 13 अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बिकम्स अ कॉर्पोरेट बॉडी, अब वो रजिस्टर्ड हो गया तो कॉर्पोरेट बॉडी हो गया। मीन्स इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसके जो मेंबर्स है और जो एंटिटी है उन दोनों का अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, कि उनका प्रभाव, अगर वो उसके जो मेंबर्स बदलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि ये भी बदल जाएगा, मतलब दोनों सेपरेट है, मेंबर्स अलग हो जाएंगे और ये एंटिटी अलग हो जाएगी। हैज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इनके जो भी लीगल हायर, अगर जो अभी मेंबर है वो उनकी डेथ भी हो जाती है तो लीगल हायर हो जाएंगे। परपेचुअल सक्सेशन है, ऐसे इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा उसका जब तक उसको डिसॉल्व नहीं, मतलब खत्म नहीं कर देते कोर्ट के थ्रू वगैरह,
तब तक वो लीगल बना रहेगा और इसमें मेंबर्स बदलते रहेंगे। कैन ओन प्रॉपर्टी, इंटर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू, तो वो खुद के नाम से प्रॉपर्टी ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इंटर हो सकता है, सूट फाइल कर सकता है, उस पर सूट फाइल किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 13 में दिया गया कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ये राइट होंगे। नेक्स्ट है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसेबल यूज ऑफ द जनरल फंड्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। मतलब जो ट्रेड रजिस्टर्ड हो गया ट्रेड यूनियन, उसके पास जो जनरल फंड है उसको जो वो यूज कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसमें मतलब वो परमिसेबल नहीं है, उस फंड को उस काम में यूज नहीं किया जा सकता है। तो किस फंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग, राजनीतिक बैठकों को वित्त पोषित करना, इसका मतलब वो जेन्युइन परमिसेबल यूज नहीं है, वो इसके लिए यूज नहीं कर सकता। बाकी वो पेमेंट ऑफ सैलरीज टू ऑफिस बियरर, इसमें यूज किया जाएगा। कंडक्टिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे जो अगर ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है तो मेंबर के बिहाफ पे वो उसका संचालन करेगा वो, है ना। प्रोवाइडिंग अलाउंसेस टू मेंबर्स इन केस ऑफ ओल्ड एज और सिकनेस, बीमार है या एज हो गई है तो फिर यहाँ पर उनको अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो जनरल फंड का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट स्पेसिफाइज दैट द जनरल फंड्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन कैन ओनली बी यूज फॉर पर्पस सच एज सैलरी ऑफ ऑफिस बियरर, ट्रेड डिस्प्यूट्स, कंपनसेशन टू मेंबर एंड सोशल एंड और एजुकेशनल बेनिफिट्स, इसके लिए यूज होगा। हाउएवर एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज सच एज कंडक्टिंग पॉलिटिकल मीटिंग आर नॉट अलाउड अंडर द जनरल फंड। इंस्टीड सेक्शन 16 अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट पॉलिटिकल फंड फॉर सच पर्पस। तो सेक्शन 15 में जो जनरल फंड है उसका यूज पॉलिटिकल मीटिंग के लिए नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसमें अगर पॉलिटिकल फंड एक अलग से सेपरेट सेक्शन 16 में अलाउ किया है कि वो सेपरेट पॉलिटिकल फंड बना सकते हैं और फिर वो उससे उसको फंडिंग करें, हाँ। तो सेक्शन 15 के अंतर्गत वो फंडिंग मतलब परमिसेबल नहीं है, 16 में उसके लिए अलग से फंड बनाया जा सकता है। What is the primary purpose of the separate political fund that a registered trade union can create under section 16 of the Trade Union Act? तो अब सेक्शन 16 के अंतर्गत जो सेपरेट पॉलिटिकल फंड बनाया गया है तो उसका पूछा गया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है प्रमोटिंग सिविक्स एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स, ट्रेड यूनियन सदस्यों के नागरिकों और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो सेक्शन 16 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट अलाउज ट्रेड यूनियंस to maintain a separate fund to promote the political and civic interest of their members. This fund can be used for activities such as supporting candidate in election. तो इस फंड का यूज किस में किया जाएगा कि कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए सपोर्ट करना, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉलिटिकल लिटरेचर। हाउएवर कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड आर वॉलेंट्री, इसमें कंट्रीब्यूशन करना वॉलेंट्री है। मीनिंग नो मेंबर कैन बी फोर्स टू कंट्रीब्यूट टू इट, मतलब इसमें पैसा देने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी मेंबर को, ये वॉलेंट्री, जो देना चाहे दे सकते हैं। और इसका यूज क्या है कि पॉलिटिकल और सिविक्स इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन टू द सेपरेट पॉलिटिकल फंड ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तो क्या ट्रू है इसमें से, पॉलिटिकल सेपरेट पॉलिटिकल फंड जो है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्या सही है। तो कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल फंड इज वॉलेंट्री एंड मेंबर्स हु डू नॉट कंट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब जिसने नहीं किया है तो उसके खिलाफ कोई ऐसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, वॉलेंट्री है इसमें पूरा। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए सही है। सेक्शन 16 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट सॉरी clearly states that no member shall be forced to contribute to the political fund. Additionally, non-contributing members cannot be deprived of trade union benefits or discriminated against in any manner except in the management of the funds itself. तो इसमें यही बोला है कि अगर देखो इसमें पॉलिटिकल फंड जो है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी मेंबर को फोर्स नहीं किया जाएगा, और अगर उसने नहीं किया, नॉन कंट्रीब्यूटिंग मेंबर है, तो उसको किसी भी ट्रेड यूनियन के जो बेनिफिट है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, इस आधार पे कि उसने पॉलिटिकल फंड में पैसा नहीं डाला है।
ठीक है, या कोई किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उसके साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।